नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, बुरहान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट को, जो ऑनर्स के हैं, उसे मैं आज चोलों की देन इतिहास में क्या रही, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, उसकी शिक्षा क्या थी, इन सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यह आप जान लें कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिए क्या बनेगा। इसके लिए मैं आपको यह बता दूं कि चोल साम्राज्य जो था, यह दक्षिण भारत का इस साम्राज्य के अंतर्गत सर्वांगीण विकास हुआ। दक्षिण भारत में चोल की सबसे बड़ी देन प्रशासन में स्थानीय तत्वों को महत्वपूर्ण प्रदान करना था, यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन है, इस पर जो वे अपना ज़्यादा बल देते थे। यह युग सामाजिक सुव्यवस्था, आर्थिक प्रगति, धार्मिक सहिष्णुता, साहित्यिक प्रगति एवं कलात्मक विकास का युग था। यानी कि चोल साम्राज्य में इन सब सारी बातों की विशेषताएं थी। चोल ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ इसके प्रशासन का भी समुचित व्यवस्था की। यह प्रशासनिक व्यवस्था में अगर हम जाते हैं तो यह पाते हैं कि इस समुचित व्यवस्था का यह ध्यान दिया। केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। उसके अधिकार सीमित थे। राज्य में उसकी प्रतिष्ठा भी थी। राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा का इस बात से पता चलता है कि चोल काल में रानियों और राजाओं की मंदिरों में मूर्ति स्थापित की जाती थी। राजपद वंशानुगत होता था और युवराज श्रेष्ठता यानी ज्येष्ठता के आधार पर जो सबसे बड़े होते थे, उनके आधार पर राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। युवराज को प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, यानी कि प्रशासनिक कार्यों में उसका स्थान जो था राजा के बाद महत्वपूर्ण था। राजा मंत्रियों एवं अनेक पदाधिकारियों की सहायता से शासन करता था। राजा केवल अकेले ही शासन नहीं करता था, बल्कि अनेक पदाधिकारियों को अपने साथ वह रखता भी था। अधिक सरकारी पदाधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान में दी जाती थी। यह उसकी व्यवस्था थी। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। हालांकि न्याय स्थानीय तत्वों में होती थी, स्थानीय स्वशासन में न्याय होती थी, लेकिन राजा जो था इसका न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। चोल ने एक विशाल संगठित और एक अस्थायी सेना भी बनाई थी। इसकी व्यवस्था थी। उसकी सेना में हस्ती दल, अश्वारोही तथा पैदल सैनिकों की टुकड़ियां भी थी। उसके पास एक विशाल जलबेड़ा था। सैनिकों को कड़गम या पेडुवन अर्थात शिविरों में रखा जाता था, यानी कि सैनिकों को उसके शिविर में ही रखा जाता था और ये शिविर राजा का होता था। उसके प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई थी। चोल की सेना में अरबी घोड़े भी होते थे। अनुमानतः चोलों की सेना में 60,000 हाथी थे। हस्ती दल यानी कि हाथी का दल था। 1,50,000 पैदल सैनिक थे। सम्राट के व्यक्तिगत अंगरक्षकों जिसे वैड्डकार की अलग टुकड़ी थी, यानी कि राजा को चलने के लिए अंगरक्षक की अलग सेना थी। विभिन्न सैनिक अधिकारी जैसे नायक, सेनापति, महादंडनायक इत्यादि सैनिक व्यवस्था की देखभाल करते थे। राज्य के भूमि का उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूलता था, लेकिन ऐसे ही नहीं वसूलता था। राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य कृषि का समुचित ध्यान दिया जाता था। जमीन का संरक्षण करवाकर लगान की राशि उपज के आधार पर तय की जाए। जैसा जिसका उपज होता था उसी आधार पर उसकी लगान की राशि तय कर दी जाती थी। राज्य सिंचाई का भी व्यवस्था का भी ध्यान देता था। सामंती व्यवस्था के कारण किसान का लगान का बोझ अधिक था। राज्य की आमदनी के अन्य साधन सीमा शुल्क, राहदारी
उद्योग, व्यवसाय, परकर, खान, जंगल इत्यादि थे। बेगारी की भी व्यवस्था उस समय प्रचलित थी चोल साम्राज्य में। स्थानीय आमदनी राजा, राजपरिवार, राजदरबार, सेना और प्रशासन पर खर्च की जाती थी। मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि दान भी दी जाती थी। चोल साम्राज्य में सबसे प्रमुख विशेषता थी स्थानीय तत्वों पर बल देना। प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य विभिन्न मंडलों में विभक्त था। मंडल, जिसकी संख्या 7 से 8 थी, क्रमशः नाडु, कोरम यानी कोट्टम में बटे हुए थे। ये उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशासनिक जो स्थानीय तत्वों की जो व्यवस्था थी उसमें थे। गांव सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। इस प्रशासनिक इकाइयों में प्रशासन में स्वायत्त संस्थाओं को विशेष अधिकार दिए गए थे। चोल के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन में उलर, सभा, महासभा, नट्टूर तथा उर का स्थान विशेष महत्व था। उर जो होती थी वह सर्वसाधारण की सभा थी और सभा जो थी वह ब्राह्मणों का एक संगठन था। महासभा गांवों में होती थी। नाटुओं की समितियां, नाटूर तथा व्यापारियों की समितियां नगरतार अथवा नगरम कहलाती थी। चोल शासन के अंतर्गत ग्राम व्यवस्था, ग्राम प्रशासन की विशेष महत्व थी। यह उसकी प्रशासन का जो था चोल के अंतर्गत इस पर विशेष महत्व दिया गया था, इस पर विशेष बल दिया था। प्रत्येक ग्राम करीब 60 वार्डों में विभक्त था। वार्ड के सदस्य का निर्वाचन होता था। सदस्यों को कुछ निश्चित योग्यताएं पूरी करनी पड़ती थी। विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए महासभा अनेक समितियां बनाती थी जो विशिष्ट कार्य करती थी, जैसे न्याय, सिंचाई, कर लगाना इत्यादि वे सब कार्य करती थी। उनकी यह व्यवस्था थी। समितियों की बैठकें मंदिर या वृक्षों के नीचे होती थी, यानी सामूहिक बैठक जब होती थी समितियों की तो वृक्षों के नीचे या मंदिरों में की जाती थी। महासभा को विस्तृत अधिकार थे। गांव के समस्त सार्वजनिक और व्यक्तिगत भूमि और जंगलों पर इसी का नियंत्रण था, यानी कि महासभा एक विस्तृत अधिकार था। इसके गांव के समस्त जंगल, भूमिगत जमीन जो था इसी पर नियंत्रण था। यही भूमि, कृषि और जंगलों की समुचित व्यवस्था तथा उनके संबद्ध विवादों का निपटारा वही करती थी। केंद्रीय अधिकारियों को सहायता प्रदान कर कर वसूलना, अपराधियों को दंडित करना, शिक्षा, मंदिर और सिंचाई की व्यवस्था की जिम्मेवारी भी ग्राम महासभा को ही थी, यानी कि महासभा जो ग्रामीण स्तर पर थी या उच्च कोटि के पदाधिकारी का एक विस्तृत अधिकार इसे दे दिया गया था। चोल की स्थानीय स्वशासन प्रणाली अनूठी थी, एक निराला था। अन्य किसी भी भारतीय राज्य में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती थी। अब सामाजिक संगठन की अगर बात करते हैं तो समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर संगठित था। इस काल में ब्राह्मण पुरोहितों के व्यवस्थापन के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में रक्षा करना उनका परम कर्तव्य भी माना जाता था। अनेक प्रकार के व्यापारी एवं वर्ण संकर जातियां भी समाज में विद्यमान थी। अनेक जातियों में भी सामाजिक वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी थी। इसके बावजूद सामाजिक वातावरण तनावपूर्ण नहीं बल्कि सौहार्दपूर्ण था, यानी कि सब लोग आपस में मिलकर रहते थे। दास प्रथा भी समाज में स्थापित हो चुकी थी। मंदिर में अनेक देवदासियां रखी जाती थी। समाज की स्त्रियों की व्यवस्था सामान्यतः अच्छी थी। वे प्रशासन में भी भाग लेती थी। ऐसी बात नहीं थी कि स्त्रियां प्रशासन में भाग नहीं लेती थी। वो समाज प्रशासन में भाग लेती थी तथा उसकी संपत्ति का भी अधिकार उसमें उसे मिलता था। समाज में सजातीय विवाहों के अतिरिक्त अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी थे। अनुलोम विवाह उसे कहते हैं जो अपने ही जातियों से विवाह हो जाता है उसे अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह कहते हैं जो कि दूसरे जाति के साथ विवाह जो होता है उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा और बहुविवाह का प्रचलन था।
एक इतिहासकार के शब्दों में अगर हम बात करते तो इस काल का सामाजिक जीवन सामंती व्यवस्था की जकड़ में आ गया था। साथ ही यह नई और पुरानी परंपराओं की टक्कर या संघर्ष का काल था। सामाजिक आधार की अगर हम बात आर्थिक आधार की अगर हम बात करते थे, आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि और वाणिज्य, व्यापार, शिल्प एवं व्यवसाय था। राजा कृषि के विकास के लिए प्रत्येक चेष्टा करता था। सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाती थी। धातु, कर्म, वस्त्र उद्योग का इस समय विशेष विकास हुआ। नमक बनाने का उद्योग भी विकसित हुआ। चोल के अधीन देशी एवं विदेशी व्यापार की प्रगति हुई। विदेशी व्यापार मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होता था। व्यापारियों के संगठन होते थे जो आर्थिक क्रियाकलाप के अतिरिक्त प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मंदिर भी आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। यह नगरीकरण की प्रक्रिया भी बढ़ी और समृद्ध नगरों का भी उदय इस काल में हुआ। सामाजिक स्थिति की अगर धार्मिक स्थिति की बात करें तो चोल राजाओं के शासन के दौरान शैव धर्म का बहुत अधिक विकास हुआ। चोल राजाओं ने इस धर्म को प्रसिद्ध दिया। शैव धर्म के अतिरिक्त वैष्णव धर्म का भी प्रगति हुई। वस्तुतः धर्म के प्रति चोल राजाओं का जो नीति थी वह बहुत ही उदार था। वैष्णव धर्म और शैव धर्म इसके समय में प्रगति पर थी। बौद्ध एवं जैन मंदिरों तथा विहारों को भी समान रूप से दान दिए गए राजाओं के द्वारा। मंदिर में सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। शिक्षा और साहित्य की अगर बात करते थे, चोल राजाओं में शिक्षा समुचित व्यवस्था थी। मंदिर और ग्राम सभाओं में शिक्षा की व्यवस्था दी जाती थी। विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस समय संस्कृत में तमिल भाषा साहित्य की प्रगति हुई। चोलकालीन साहित्य की अगर हम रचनाओं की बात करते हैं तो इसमें जीवन चिंतामणि, शूलपाणि, कलिंग, तुंडनी, रामावतार, रसोलियम, कुंडलकेशी, कलद्दम, नम्बेल्ल, परियार पुराणम इत्यादि महत्वपूर्ण थे। तो इन सब ये जो थे यह बड़ा ही महत्वपूर्ण था चोल के लिए। और चोल काल में जो था यह व्यवस्था अति ही महत्वपूर्ण था। तो आज के लिए इतना ही, आगे और मैं बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।